नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो बच्चों? भाई जैसा कि आप सबको पता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9th का। ठीक है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पहला पार्ट हमने बनाया था, उसमें बहुत अच्छे से बताया कि दिक्कत क्या थी, रिवॉल्यूशन आया क्यों था। अब रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बगावत होता है, विद्रोह होता है, अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए जब लोग भगाते हैं उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। वो फ्रांस में हुआ था तो इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया है। और ईयर कौन सा था? ईयर याद रखना बहुत जरूरी है भैया। 1789 का ईयर है। ये आपको बार बार मैं अभी दोहराता रहूँगा और आपको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही बार बार घूमने वाला है दिमाग में। आने वाले समय तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है भैया, मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि भाई वहाँ पे 3 स्टेट की क्या क्या सोशल कारण थे। कुछ सोशल कारण थे, कुछ सामाजिक कारण यानी कि पॉलिटिकल कारण यानी राजनीतिक कारण भी थे, कुछ इकोनॉमिक कारण यानी कि पैसे से रिलेटेड भी कुछ दिक्कतें थी लोगों को, जिसकी वजह से वहाँ पे जो राजा था लुई 16 यानी कि क्रांतिकारी आदमी को हटाने के लिए लोग बाग इकट्ठे हो गए थे। और क्या किसकी वजह से लोग बाग उनसे परेशान थे? भाई साहब, वो लड़का जो था वो युद्ध करने लग रहा था बाहर के देशों से। ठीक है, देश का पैसा टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा था। टैक्स मतलब कि सोसाइटी को 3 स्टेट में बांट रखा था, नोबल, क्लर्की और जो थर्ड स्टेट था जिसमें पीजेंट, आर्टिशियन और ये आते थे, शॉपकीपर टाइप। ठीक है, बिजनेसमैन भी आते थे। फिर हमने बताया कि कैसे मिडिल क्लास का उदय होने लगा, तो लोग बागों को पढ़ाई लिखाई हुई तो पता चला कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, जॉन लॉक के टाइप हमने जो फिलोसफर थे उनके बारे में पढ़ा। बहुत अच्छे से मैंने पहले में आपका जो है एक ओवरव्यू दे दिया है, एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट बना दिया है। तो दोस्तों चलो अब शुरू करते हैं आज का सेकंड पार्ट। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है आशीष और मैं क्लास 9th के सारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर करा रहा हूं, ताकि चीज़ जगह कंसेप्ट दिमाग में ऐसा बैठ जाए जिसका कभी ना भूल पाओ। वो प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से बनी हुई है। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सारे हिस्ट्री के पा जाएंगे आपको, पॉलिटिकल साइंस सारे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के सारे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के भी बन जाएंगे, सारी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में पा जाएंगे। तो अच्छे से बिल्कुल एक सीक्वेंस से देखें, पढ़ाई करें। 20-20 मिनट या 25 मिनट मैक्सिमम वीडियो होती है, जिसमें आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं। हाँ भाई बच्चों, तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि देखो ये क्या है, अबोलिश मोनार्क एंड बिकम रिपब्लिक। ये किसी फ्रांस की बात हो रही है। मोनार्क क्या होता है मैंने बताया था। जब कोई राजा का शासन किसी देश में चलता है उसको मोनार्क बोला जाता है। ठीक है, राजा का मतलब क्या घाटे होते हैं, क्या फायदे होते हैं जब राजा होता है तो किसी जगह पे? भाई घाटा ये होता है कि भाई किसी और को राजा बनने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा चलता था उस टाइम पे। ठीक है, तो राजा का बेटा राजा बनता है, कोई उसके जो पावर है उस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है, अपनी मर्जी से किसी को किसी भी वक्त सजा सुनाता है। मतलब कि एक तरह से अपनी, अगर कोई गलत राजा अगर पोजीशन पे बैठ गया, कोई बच्चा था उनका जो बेकार था, जिसका दिमाग शैतानी था, अगर वो राजा बन गया तो भाई पूरी प्रजा की वो कर देगा बिल्कुल दुर्गति। दुर्गति वर्ड मतलब कि समझ जाओगे ना, थोड़ा लोकल में होता है दुर्गति, मतलब परेशान कर देंगे, तो दुर्गति कर देगा वो लोगों की। तो ऐसे में लोग बाग क्या करते हैं, जब परेशान होने लगते हैं तो भाई लोग बाग तो आवाज़ उठाएंगे। तो वही पिछली वीडियो में हुआ था। तो पहले क्या हुआ था, हमने पिछले में पढ़ा था कि ये मोनार्क नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन चुका था। मतलब कि जब लोगों को इससे परेशानी हुई 1789, देखो फिर से ये बात आ गई, 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे जब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई, सोशल कोज भी थे, इकोनॉमिक कोज भी थे, पॉलिटिकल कोज भी थे, जिसके बाद लोगों ने सोचा भाई इसको राजा को हटाना पड़ेगा। लुई 16 हमारा क्रांतिकारी आदमी जो है बड़ा घटिया इंसान है, इससे बात होने वाली नहीं है, इसको उखाड़ के फेंको। तो जैसे ही उसको उखाड़ा तो एकदम तो ऐसे था नहीं कि राजा को हटा देंगे, देश में ऐसे तो अनार्की फैल जाएगी। मतलब कि देश में कुछ करने वाला ही नहीं रहेगा कोई। कौन शासन प्रशासन कौन देखेगा देश में? कुछ तो एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला कोई तो पावर चाहिए। अगर राजा को उखाड़ के फेंक देंगे तो भाई देश तो चल दिया फिर। तो इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया था 1789 के बाद जब हुआ था। यानी कि अब राजा रहेगा तो राजा ही, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन उसकी जो पावर थी उस पर लिमिटेशंस लग गई थी। मतलब कि राजा कुछ एक, जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, सरकार कितनी ही ज़्यादा बहुमत में आ जाए, कितनी भी कोई सी भी सरकार आ जाए, किसी भी पक्ष की सरकार आ जाए, हर सरकार का क्या काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि लोगों को फ्रीडम देनी है, इक्वालिटी देनी है, तो सरकार उससे बाहर काम नहीं कर सकती। सरकार उससे बाहर काम करेगी तो जुडिशरी बीच में आएगी, जुडिशरी बीच में आके सरकार को चुप कर देगी। तो पहले तो राजा महाराजा के टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, कोई जुडिशरी कुछ बोल जाए राजा के खिलाफ। तो अब तो राजा के मतलब कि अब तो जो देश में सरकार है उसके खिलाफ जुडिशरी एकदम से आ जाती है कि ये चीज़ नहीं हो सकती देश में, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कुछ लिमिट, पावर का कुछ एक लिमिट लगा दी गई। तो यहाँ पे क्या बन गया था 1789 में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 1789 में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से रिपब्लिक बनना ये क्या चीज़ है भैया? अब ये रिपब्लिक क्या होता है? अब ये तो बड़ा खतरनाक वर्ड आ गया, रिपब्लिक है। पब्लिक का मतलब क्या होता है भाई? लोग बाग होगा। ठीक है, और रिपब्लिक क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब कि लोगों द्वारा ही। अब क्या होगा, अब मोनार्क नहीं रहेगा। अब मतलब कि पहले तो राजा के ऊपर थोड़ी लिमिटेशन लगाई, अब राजा को ही हटा दिया जाएगा।
मतलब कि ये अब इसमें हमें यही पढ़ना है कि राजा को हटा दिया जाएगा, यानी कि अब राजा का कोई बेटा राजा नहीं बनेगा। अब जो भी हेड पोजीशन पे जो जाएगा, जो देश को संभालने के लिए, वो भी चुन के ही जाएगा। ऐसे नहीं है कि उसकी पावर पे लिमिटेशंस तो रहेगी और वो भी चुन के जाएगा, हर किसी को मौका मिलेगा। तो ये बात हो गई। देखो ये 1789 की बात है, ये 1792 की बात है ये अगले वाली, जब रिपब्लिक बन जाएगा। देखो पहले एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है एकदम से। अगर ऐसा होता है कि 89 में ही राजा को उखाड़ के फेंक के सीधा इलेक्शन होने लगता है तो थोड़ा एक उथल पुथल हो जाता। ठीक है, 2-3 साल बाद ऐसा हुआ कि भाई अब लोग बाग समझ गए कि भाई अब लिमिटेशंस है, किस दायरे में काम करना है, तो अब राजा की जरूरत नहीं है, अब कोई भी काम करो। अब ऐसा क्यों था भाई, लोग बाग कौन जब राजा की उस पर पावर पे लिमिट लगा दी, उसके बाद भी लोगों को क्या परेशानी हुई कि राजा को हटाने की सोची, भाई इसको हटा के फेंक ही दो। भाई उसकी रीज़न ये था कि राजा है, अब राजा को क्या है, वो उसको अपनी पावर पे लिमिट अच्छी नहीं लग रही। अच्छी किसको लगेगी भाई, किसी को भी पावर पे अगर लिमिट लगा दी जाए, एक तो बोल दिया जाए तेरे पास पावर है तो कुछ भी कर, और फिर एक बोल दिया जाए कि तू इससे इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। तो भाई राजा था वो पहले से ही मतलब खून वो था अपना ईगो वाला, ठीक है, ईगो की कोई कमी थी नहीं, अपना क्रांतिकारी इंसान था ही। बोला ऐसे कैसे ये जो लोग बाग है, ये जनता मेरे खिलाफ मतलब विद्रोह करके मेरे को हरा सकती है। तो उसने क्या किया कि आसपास के जो राजा थे, पर्शिया था, जो आसपास के राजा थे, ऑस्ट्रिया था, उनको उनके राजा महाराजा भी घबरा गए थे। भी देखो किसी भी अगर देश में किसी लोग बाग इकट्ठे होकर अगर जो सबसे बड़ी जो व्यवस्था उसको उखाड़ के फेंकेंगे तो आस पड़ोस के भी राज्यों को ये लगेगा कि भाई मेरे यहाँ पे भी हो सकता है, ये है तो वो भी राजा ही, दूसरी जगह ही मोनार्की चल रही है। तो वो समझ रहे भाई कल को मेरे यहाँ पे भी अगर मेरे को लिमिट लगा दी जाएगी तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, जैसे लुईस 16 हो गया, पर्सिया के राजा हो गए, ये ऑस्ट्रिया के हो गए। ये कर रहे हैं कि लोगों को दबा देंगे अब खतरनाक तरीके से। अब ठीक है, अब तक तो लिमिट है, लेकिन लिमिट ऐसे कोई थोड़ी है, लोग हमारे पास जिस दिन फौज बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी, लिमिट कुछ नहीं है, सबको एकदम से उखाड़ के फेंक देंगे, कोई हमारे खिलाफ बोलेगा उसी को फांसी चढ़ा देंगे। तो इन्होंने ऐसा कुछ प्लान बना रहे थे। लोगों को पता चल गया कि भाई साहब दिमाग में कुछ शैतानी पना इनके चल रहा है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नेशनल असेंबली बन चुकी थी तब तक, यानी कि लोगों को द्वारा चुने हुए लोग जो बैठेंगे वहाँ पे, जो राजा को कुछ काम करने को बताएंगे कि भाई ये काम करना चाहिए, फिर राजा के ऊपर होगा वो करे या ना करे। ये एक तरह की लिमिटेशन थी कि लोग बताएंगे क्या करना है, लेकिन आखिरी पावर राजा के ऊपर ही थी कि वो चीज़ इसको करनी है नहीं करनी है। तो नेशनल असेंबली को भी लगा कि भाई ये चीज़ तो गलत हो रही है, अब जो है ये आसपास के मतलब देश से भी हमारे खिलाफ लोग फौज लेके आएगा। तो उन्होंने क्या किया, अब इस राजा को ही उखाड़ के फेंको। इसकी होगी बदतमीजी बहुत ज़्यादा, मतलब कि बदतमीजी की एक लिमिट होती है, ये बदतमीजी अनलिमिटेड कर रहा है। भाई साहब लुईस 16 लिख देते हैं। 16 कौन से वाला था, मैंने बताया था आपको, ये वाला 16, ठीक है, रोमन नंबर वाला 16 है भाई साहब, ठीक है। तो अब ये क्या है कि भाई इसकी बदतमीजी सहन नहीं करेंगे। नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक बिल पास करके बोला कि भाई अब आस पड़ोस के जो राज्य महाराजा इसके साथ जुड़ने की सोच रहे हैं ना, इनको भी उखाड़ के फेंको। मतलब कि यूरोप का एक छोटी सी जगह है ना फ्रांस, तो यूरोप में तो बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि इंग्लैंड भी आता है, इटली भी आता है, जर्मनी भी आता है, बहुत सारे देश आते हैं। तो ऐसे ही पूरे यूरोप में अब ये लोग क्या बोले कि अब सबको उखाड़ के फेंको। जो अपने आप को राजा बोलता है अब राजा रहेगा ही नहीं। अब लोग बाग भी इकट्ठे हो गए आगे इस चीज़ में। लोग बाग क्यों आगे भाई इकट्ठे हो गए इनके साथ में। अब लोगों को पता है कि कल को अगर मतलब कि ये पूरी किसकी लड़ाई होगी, अब ये किसी एक आदमी दो आदमी लड़ाई नहीं है, अब ये आदमी है अरिस्टोक्रेसी वर्सेस पब्लिक, मतलब कि राजा महाराजाओं को जो शासन था, जो इनकी अपनी मनमानी थी, उसके और लोगों की आज़ादी की, दोनों के बीच की लड़ाई छिड़ गई है अभी। अब तो लोगों को डायरेक्ट उतरना ही पड़ेगा, हर कोई लड़ाई में आ चुका है, ठीक है। उससे क्या होता है कि अब हर कोई लड़ाई में आएगा, राजा को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। 1792 में जाके क्या होगा कि अब यहाँ पे रिपब्लिक घोषित कर दिया जाएगा कि अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका राज चलेगा, लोगों का राज चलेगा, लोगों द्वारा चुने गए, जैसे कि आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है भैया। 1792 की बातें होगी। अब देखो इसमें क्या होता है, जो ये भाई साहब था, ये खतरनाक इंसान था, ये कब हुआ भाई, ये जो ये खतरनाक आदमी था लुईस 16, इसको चढ़ा दी गई, फांसी दे दी गई इसको कि भाई साहब तेरा हो लिया बहुत ज़्यादा मनमानी, अब तेरे को लटका दिया जाएगा। नेशनल असेंबली ने बोल दिया अब इसको फांसी दो। कुछ साल बाद उसकी पत्नी को भी फांसी दे दी गई, जो ये था अपना लुईस 16। तो ऐसे ऐसे करके वहाँ पे क्या हो गया, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की गई और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक गई, ठीक है। ये एक प्रोसेस चला था, मतलब कि एकदम से ऐसे खत्म नहीं होता। अगर इस चीज़ को अगर इंडिया के अगर आप कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो इंडिया में भी कुछ ऐसे ही था। अगर आप मान लो, लोग बाग बोलते हैं, आपको शायद याद हो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है, गांधी जी चलाते हैं। अब लोग बाग बोलते हैं कि 1920 में भारत को आज़ादी मिल सकती थी, लेकिन 1922 में गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। ये आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, ये बहुत खतरनाक लेवल का आंदोलन हो चुका था, लेकिन 2 साल बाद गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। अब लोग बाग बोलते हैं भारत आज़ाद हो सकता था अगर गांधी जी इसको वापस नहीं लेते 1922 में। ऐसा नहीं होता। अगर गांधी जी उस वक्त अगर 1920 में भारत को आज़ादी मिल भी जाती तो दोबारा भारत पे जमींदारों का शासन हो जाता।
मतलब कि जो पहले था राजा महाराजा थे, कई भारत जो था कई रियासतों में बटा हुआ था, 200-300 रियासत थी जो भारत की। दोबारा से उन राजा महाराजाओं का शासन चला, अंग्रेज छोड़ के चले जाते, अंग्रेजों को भगाते, दोबारा पावरफुल आदमी औरों को दबाना शुरू कर देते, तो वो भी संभालना गांधी जी के लिए भारी हो जाता। एक तरह से मतलब कि एक सिचुएशन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है कि भाई पहले राजा था, राजा के ऊपर थोड़ी सी लिमिट लगा दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल के लिमिट लगा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गया, अब राजा को ही हटा दिया, फेंक दिया गया, अब रिपब्लिक बना दिया गया, ऐसी सिचुएशन चली। ठीक है भाई, ये था अपना अबोलिश मोनार्क एंड बिकम रिपब्लिक। अब देखो सेकंड टॉपिक है अपना जैकोबिन क्लब, टॉपिक नहीं है मतलब ये इसी के अंदर का है। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे युद्ध हुआ, जैसे मैंने बताया पर्सिया और दूसरा कौन सा था अपना ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छिड़ा हुआ है। अब भाई युद्ध में क्या होता है, पैसा लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लोग बाग युद्ध करने लग रहे हैं, पैसा खर्च उनके पास है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, युद्ध हमेशा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, ये इतिहास से लेके आज के टाइम पे भी और भविष्य में ऐसा ही होगा। अगर कभी भी युद्ध होगा तो उसके बाद क्या होता है कि पैसे की कमी लोगों के पास आ जाती है, इतना ज़्यादा खर्च होता है युद्ध में, ठीक है, और वो भी एक दूसरे को मारने के लिए इतना खर्च होता है, खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं उसके बाद। तो ऐसा ही हुआ भाई, ये युद्ध चल रहा था तो लोग बागों का पैसा था नहीं। अब मैंने जैसे पिछले बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो बना था उसमें वोट देने का अधिकार पहले तो सिर्फ और सिर्फ किसको, जमीन वाले लोगों को, और कुछ उम्र का भी कचरा कर दिया गया कि भाई पढ़े लिखे लोग ही दे सकते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन था। ठीक है, अब इसमें एक क्लब बनाया जाता है लोगों द्वारा, जैकोबिन क्लब। मतलब कि जैकोबिन क्लब में इंडिया का एक मेंबर था, एक राजा था, आपको बताना पड़ेगा। देखो फ्रांस की बातें हो रही है लेकिन फिर भी जैकोबिन क्लब में इंडिया का भी एक राजा था, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कौन था। ठीक है भैया, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो, मजा आ जाएगा बिल्कुल एक नंबर का। ठीक है, शायद आपको आपकी किताबों में पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैं बताता हूँ। जैकोबिन क्लब लोगों का क्या था भाई, अब जो था पहले वोटिंग पावर किसके पास थी, सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे या जमींदारों के पास, जमीन वाले लोगों के पास। अब जो नीचे के लोग थे जिनके पास ये मतलब कि वोटिंग राइट नहीं थे, अब वोटिंग राइट की तो डिमांड वो भी करेंगे ना, तो बात तो यही होगी। जैकोबिन क्लब में लोग बागों ने डिमांड करनी शुरू की, इसमें आगे सारे नीचे वाले लोग, मतलब कि जो थोड़े लोअर क्लास के लोग थे, जो पैसे वाले नहीं थे, उन्होंने अपना एक क्लब बना लिया, जैकोबिन क्लब। ठीक है भैया, जैकोबिन क्लब बनाया किसने, नीचे तबके के लोगों ने, कि भाई हमें भी अपना वोटिंग राइट चाहिए, हमें भी राजा महाराजा बनने का मौका मिलना चाहिए, अपने आप ही जो बड़े लोग हैं अपना वोटिंग राइट है, अपने आप ही इलेक्शन में उठते हैं, सबको ही मिलना चाहिए। देखो इक्वालिटी, फर्टिनिटी और कौन सा था, लिबर्टी का राज कब चला था, 1789। दोबारा 1789 में क्या बात उठी थी मेन, लिबर्टी, आज़ादी, इक्वालिटी, बराबरी, और तीसरा कौन सा था, लिबर्टी और फर्टेनिटी, यानी कि भाईचारा। इन सारी चीज़ों का जो नारा लोग बागों के अंदर उभरा हुआ था कि भाई ये तो करना ही करना है। तो यही चीज़ ये लोग सोचते थे भाई तुमने नारा तो दे दिया लेकिन जो नीचे के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको तो अब भी नहीं मिला कुछ। तो जैकोबिन क्लब में ऐसे लोग मिले, ये आपस में बातें करते थे कि सरकार के खिलाफ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, फ्रांस का नेशनल एंथम आज के टाइम है मिशेलिस। ठीक है, मिशेलिस नाम उनका आज का क्या है, उनका नेशनल एंथम है। और इसी नेशनल एंथम क्या होता है, जैसे भारत में था, जब भारत की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई थी उस टाइम पे क्या वंदे मातरम गाया जाता था। ठीक है, वंदे मातरम क्या था, लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि भाई लोग बागों के अंदर जोश भरा जाए, ऐसे ही वहाँ पे गाया जाता था मिशेलिस। ठीक है, उस मिशेलिस का ये जो बाद में जाके फ्रांस का आज के टाइम पे नेशनल एंथम भी है। जब भी लड़ाई होती थी राजा महाराजा के खिलाफ या लोग बाग आज़ादी के लिए कुछ लड़ते थे तो जब ये गाना गाया जाता था। ठीक है, अब देखो भाई जैकोबिन क्लब का जो था, जैकोबिन क्लब का जो हेड था उस टाइम पे, लीडर था, मतलब कि किसका था आपको पता है, छोटे लोगों का ग्रुप था ये, जो पैसों के थोड़े कम थे। तो जैकोबिन क्लब का लीडर था मैक्सिमिलियस रोबेस्पायर। ठीक है, मैक्सिमिलियस रोबेस्पायर था, वो इनका हेड था। देखो भाई जो इसका नाम मैंने इसलिए क्यों बताया, क्योंकि रिजाइन ऑफ टेरर में भी ये भाई साहब आएंगे। ये जैसे ही अब जैकोबिन क्लब क्या करता है, आवाज़ उठानी शुरू करता है कि भाई हमें भी वोटिंग राइट दो। अब धीरे धीरे इनको वोटिंग राइट मिलेंगे। ठीक है भाई, 21 से ऊपर वाली उम्र के सबको ही वोटिंग राइट मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जो भी 21 से ऊपर है, जमीन हो चाहे ना हो, आप वोट दे सकते हैं। आपको याद हो भारत में भी 21 से ऊपर वालों को था पहले। ठीक है, भारत में भी शुरू से ही 18 से ऊपर वालों को वोट नहीं था, पहले 21 से ऊपर वालों को ही वोट था। और इंडिया में भी पहले ऐसे ही था कि सबसे पहले जमीन वालों को ही वोट था, औरतों को नहीं था। तो ऐसे ही हर जगह ये चलता है, कुल मिला के धीरे धीरे लोगों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते। तो ऐसे यहाँ पे था कि जैकोबिन क्लब अब मांग रहा है, उनको दे दिया गया 21 से ऊपर वाले वोट कर सकते हैं लेकिन औरतें वोट नहीं कर सकती। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब का काम हो गया, तो आपको पता चला क्या था ये। ठीक है, अब आता है रिजाइन ऑफ टेरर, मतलब कि ये आता है खतरनाक लेवल का। अब रिजाइन, टेरर का मतलब क्या होता है कि भाई बिल्कुल डर का माहौल बनाया हुआ है। ठीक है, डर का माहौल किसने बनाया है, जो ये भाई साहब था मैक्सिमिलियस रोबेस्पायर था। अब जैसे ही इसको आज़ादी मिली, इसको थोड़ी सी छूट मिली, इसको बोला गया कि तू भी राजा महाराजा बन सकता है। अब जैकोबिन क्लब का जो है राजा बन के आ गया है पूरे देश में, अब इलेक्शन में जीत गया मान लो ये। अब ये क्या करता है, अब इसको छूट मिलते के साथ ये क्या करेगा कि जो भी इसके खिलाफ बोलेगा, सीधा भाई साहब वो नहीं होता था,
मूवी में दिखाते हैं वो ऐसे एक को नाड़ उसमें डाल देते हैं, ऊपर से वो तलवार आके गिर जाती है, नाड़ काट देती है ना, हाथ पैर ऐसे डाल देते हैं। तो ऐसा ही कुछ ये करता था, जो भी इसके खिलाफ बोलता था, उसका कुछ नाम है वो आप देख लेना, ठीक है। उसी जगह उसी में सबको डाल देता था ये, मतलब कि जो भी इसके खिलाफ बोलेगा उनको आदमी चाहे इसी की पार्टी का हो, चाहे कोई विरोधी पार्टी का हो, चाहे कोई जनता में से हो, सबको उठा के उसके अंदर मतलब कि मरवा देगा। ये रिजाइम ऑफ टेरर था। ये कब की बात है? 1792 के बाद तो ये मिल गया। कोई 1793 से लेके 1794 मतलब कि ये 2-3 साल चलता है ये, ठीक है। भाई साहब इतना खतरनाक लेवल का रिजाइम चलाते हैं पूरे देश में कि हर कोई इनसे परेशान है, ठीक है। अब इससे कोई नहीं बच सकता, ठीक है। जो भी इसके खिलाफ बोलता है उसको ये दे देगा, फांसी दे देगा, उसको फांसी नहीं दो उसकी नाड़ कटवा देगा। ये सारी चीज़ें भाई साहब चला रहा है। लेकिन क्यों चला रहा है? अब इसने जैसे बोला था सबको इक्वालिटी दूंगा मैं, अब इक्वालिटी कैसी दे रहा है? देखो ये आदमी थोड़ा खतरनाक लेवल का है, ये कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गया। इसने इक्वालिटी का क्या बोला कि भाई देश में हर चीज़ का प्राइस फिक्स कर दिया। खाना जो होगा मान लेते बोलते हैं कि 5 रुपये का ही मिलेगा, 5 रुपये ही मैक्सिमम खरीदे जाएंगे और हर किसी को बराबर खाना मिलेगा। देखो मतलब कि मेरे को 2 की भूख है तो मैं 2 लूँगा, अब किसी को 4 की भूख है उसको भी 2 कैसे दे सकते हो आप? और इसने थोड़ा सा इक्वालिटी का ये बोल दिया कि हर किसी को बराबर खाना मिले, ठीक है भैया। हर किसी का जो चीज़ है वो एक ही रेट पर बिके, एक ही रेट पर खरीदी जाए। ये चीज़ कभी काम नहीं करती भाई। अब हम भी सोचते हैं कि एक रेट फिक्स कर दिया जाए वो फायदेमंद होगा। अरे नहीं भाई, अगर मान लेते हैं 5 रुपये तुम उसको दे रहे हो, कल को क्या होता है कि भाई खर्चा ज़्यादा आ गया कुछ उगाने में, गेहूँ उगाने में, 5 रुपये तुम एक बोरी को देगे, उसके बनाने में 6 रुपये आ गए और तुम उससे 5 रुपये में खरीद रहे हो, बेचारे के पास पैसे ही नहीं बचे, तो एक अपनी जेब से और लग गए, तो आगे से कोई उस चीज़ को उगाएगा ही नहीं। अब नहीं उगाएगा तो देश में वो चीज़ अगली बार मिलेगी नहीं। तो ऐसा ही कुछ भाई साहब कुछ इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा सीरियस ले गए, ठीक है। कौन से भाई साहब? मैक्सिमिलियस रोबेस्पियर, ठीक है। तो ये रिजाइम ऑफ टेरर इनके देश में चलता है। लेकिन कुछ सालों बाद मतलब 1-2 साल में लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये खतरनाक आदमी है। नेशनल असेंबली में इसको भी हरा दिया जाता है और इसको भी फांसी दे दी जाती है। जिस उस चीज़ में फेंकता था ना नाड़ काटने के लिए, उसमें इसको फेंक दिया जाता है, ठीक है। देशद्रोह का जैसे लुई 16 के ऊपर चला था, इसके ऊपर भी चल जाता है देशद्रोह, और इनको दोनों को मार दिया जाता है। अब आता है डायरेक्टरी रूल फ्रांस। मतलब कि देखो अब जैसे ये देख रहे हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो गलत होने लग रहा है। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लेके आए तो राजा और राजा महाराजाओं के साथ मिलने लगा, ठीक है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लेके आए तो भाई साहब ये जो आदमी था ये मैक्सिमिलियस रोबेस्पियर, इसके जैसे लोग बाग आ गए, टेरर का माहौल चल गया जैसे ही हम ये रिपब्लिक लेके आए, ठीक है। अब ये लग रहा है कि कुछ तो अलग करना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया कि अब जो राजा होगा ना उसके नीचे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी। मतलब कि राजा अपनी मर्जी से सारे काम नहीं कर पाएगा, उसके नीचे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल 5 आदमियों की बनाई जाएगी। कुछ भी काम करना होगा ना तो वो उनसे पूछे करेगा। मतलब कि जैसे ये राजा है, अब इसके नीचे कुछ 5 आदमी है, ये उसको राजा को एडवाइस देंगे भाई ये करो, और यही राजा को बताएंगे। आखिरी हालांकि ये बात है कि बाद में करना है या नहीं करना वो तो राजा ही बताएगा, लेकिन इनसे पूछ के बताएगा। अब क्या होता था इसमें डेडलॉक हो जाता था। मतलब कि ये कुछ काम बोल रहे हैं, राजा उसको नहीं करना चाहता, राजा मना कर देगा। कई बार राजा कुछ करना चाहता है, ये उसकी परमिशन नहीं देंगे, तो इसमें डेडलॉक हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो अब राजा ने क्या सोचा कि भाई साहब कई बार इसमें क्या हो जाता था कि इन 5 को ही हटा दिया जाता था। जैसे ये इसकी बात नहीं माने, इनको हटाओ 5 को, ये राजा के ऊपर ये तो पावर थी कि भी तो हटा सकता है। इन 5 को हटाया और 5 आए, कुछ दिनों तक इसकी बात मानी, फिर उन्होंने माननी छोड़ दी, फिर उसको हटाओ। तो इससे क्या हो गया वहाँ पे ना डिक्टेटर टाइप वो चल गया। मतलब कि अब जो है जैसे नेपोलियन बोनापार्ट था, तानाशाही चल गई कि भाई अब ऐसे तो तुम तो हर चीज़ में मेरी वो कुछ करना होगा मेरे को, तो तुम हर चीज़ में ऐसे टांग नहीं अड़ा सकते। तो देखो देश के लिए गलत होता है हमेशा ना, पावरों का बंटवारा होना चाहिए। किसी एक के पास पावर जाती है वो खतरनाक हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे हुआ था कि पावर का बंटवारा हो गया लेकिन आपस में बनी नहीं, तो दोबारा पावर एक ही आदमी हड़पने की कोशिश करता है। वो कौन आता है? नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। बड़ा ही मतलब कि विजनरी आदमी था, सिर्फ फ्रांस को नहीं पूरे यूरोप को अपने कब्जे में लेने की सोच के बैठा था। कौन? अपना ये नेपोलियन बोनापार्ट। अब कौन सा आ गया? लास्ट क्या आता है? वुमेन्स के बारे में। देखो भैया अब हमेशा ये वुमेन्स क्या बोलती थी उस टाइम पे कि भाई देखो जितना भी युद्ध होता है उसमें सफ़र हम करते हैं, ठीक है, खाना भी बनाओ, नौकरी भी करो, नौकरी में भी पैसे बराबर नहीं मिलेंगे। तो इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मतलब कि उस टाइम पे बेकार थी, ठीक है। ये जो आज के आदमी ये बोलते हैं, ये फ्रांस, इंग्लैंड, USA के भी हमारा देश बहुत डेवलप है, हमारे यहाँ पे औरतों को फुल राइट है, आदमियों को फुल राइट है, सबसे घटिया तुम्हारे वहाँ पे ऐसे ऐसे वो चलते थे, मतलब कि जो उनके कन्वेंशन चलते थे कि मतलब कि बता नहीं सकते इतने खतरनाक मतलब कि अत्याचार किया जाता। स्लेवरी तक मतलब लोगों को खरीद बेरेक होती थी, आदमियों की भी, औरतों को तो वैसे परेशान करके रखा था। तो औरतों के ना बराबरी का हक है, पढ़ने की छूट नहीं है, नौकरी करने की छूट नहीं है, कमाई का बराबरी का पैसा नहीं मिलते वही सेम काम करने पे।
तो भाई लोग औरतों ने भी अपना एक ग्रुप बना रखा है अलग से कि भाई हम भी अब तुम्हारी तरह ऐसे नहीं रहेंगे, हम भी अपना ग्रुप बना के वोटिंग राइट भी मांगेंगे हम तुमसे, और हम तुम्हारे साथ के लड़ेंगे भी हर चीज़ में। अब ये औरतों ने अपनी थोड़ी डिमांड मांगनी शुरू की, कुछ टाइम बाद इनकी बातों को थोड़ा सा माना गया, जैसे कि इनके थोड़ा बहुत 1789 में को छूट दे दी गई कि भाई ठीक है तुम वोटिंग राइट भी ले लो, थोड़ा सा क्या करो तुम अपना, तुम्हें पढ़ने की छूट दे देते हैं हम, तुम अपना पढ़ लो, तुम्हें नौकरी के लिए ट्रेनिंग भी दे देंगे हम। ये सारी छूट इनको ये दे देगा, कौन दे देगा? जो 89 में जो थोड़ा रिवोल्यूशन होगा, औरतों को उससे पहले बहुत बेकार कंडीशन थी, उसके बाद थोड़ी सी ठीक होने लग जाएगी। लेकिन जैसे ही रिजाइम ऑफ टेरर आता है, वो भाई साहब आते के साथ रोबेस्पायर आते क्या बोलता ना, इनको स्कूल भी नहीं जाने देंगे, इनको अपनी मर्जी से शादी भी नहीं करने देंगे। शादी का क्या था, अपनी मर्जी से कोई किसी से करा रहा था, लेकिन औरतों को ये छूट मिल गई थी, शादी तुम अपनी मर्जी से ही करोगी, कोई तुम पे दबाव नहीं डाल सकता, तुम स्कूल में जा सकती हो, तुम नौकरी कर सकती हो, तुम्हें बराबरी का पैसा मिलेगा। ये सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन रिजाइम ऑफ टेरर में भाई साहब आते ही बोले ना ऐसा कुछ नहीं चलेगा, इसलिए उसको हटा दिया गया था। उसके भागने के बाद इनको थोड़ी सी औरतों की थोड़ी सी वो कंडीशन सुधर गई थी रिजाइम ऑफ टेरर के बाद, ठीक है। लेकिन वोटिंग राइट तो इनको मिलते मिलते भाई साहब 100, 150, 200 साल लग गए, ठीक है। 1900 के बाद जाके कहीं पे फ्रांस में औरतों को वोटिंग राइट मिला, उससे पहले वोटिंग राइट नहीं था। इंडिया में तो 1947 में आज़ाद होती सबको मिल गया, आदमी हो चाहे औरत हो। लेकिन ये अपने 200 साल बाद वोटिंग राइट दे रहे आज़ादी की, ठीक है। ये दुनिया को अपने आप को सिविलाइज दिखाते हैं, जो आज़ादी के 200 साल बाद जो काम कर रहे हैं वो हम आज़ाद होते ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया का फिर भी हमेशा बताना चाहिए कि भाई आज हमें आज़ाद हुए 70-75 साल हुए, लेकिन हम फिर भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये 200 साल बाद जो काम किया था इन्होंने आज़ादी के, वो हमने एकदम कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, ये इनकी जब ये वेस्ट की कंट्री अपने आप को सिविलाइज बताती है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इंडिया सबसे अच्छा सिविलाइजेशन था, है और रहेगा, ठीक है भैया। अपना आज का जो इतना टॉपिक हो गया है, इसमें थोड़ा सा और बचा है, इसमें थोड़ा सा अपने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे, डेली रिवोल्यूशन पढ़ेंगे। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, जैकोबिन क्लब का रह गया। ये जैकोबिन क्लब में ना, ये आप मतलब गरीब लोग थे तो ये दिखाना भी चाहते थे कि भाई हम औरों से अलग है, अगर हमारी पार्टी जीतेगी तो ऐसा होता है ना कि दिखाते हैं कि भाई हम आम आदमी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। यानी कि ये कपड़े कैसे पहनते हैं, ये वैसे ट्राउज़र पहनते हैं, मतलब कि वो लंबी स्ट्रिप वाले होते हैं ना, ठीक है। मतलब कि मान लेते किसी लाल कलर का है, उसके ऊपर काली कलर की ऐसे लंबी लंबी स्ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रिप यानी कि धारियाँ हो जाएगी, ऐसे कपड़े पहनते हैं दिखाने के लिए कि जो वर्कर के कपड़े ना वही कपड़े हम पहनते हैं। हम ऐसे नहीं है जो ये बाबूजी एक हांडते हैं ना शॉर्ट्स में, कैफरी में, हम उसमें नहीं हांडते, हम स्ट्रिप ट्राउजर पहनते हैं। तो ये जैकोबिन क्लब के लोगों की पहचान हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है। वुमेन्स का हमने पढ़ लिया है, ये सारा पढ़ लिया। नेपोलियन बोनापार्ट का रह गया है, बहुत अच्छा बारे में बताएंगे, बहुत ही अच्छा आदमी भी कह सकते हैं और पूरी दुनिया के लिए एक सबक भी बोल सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक है। पूरे यूरोप पे कब्जा करने की सोची थी नेपोलियन बोनापार्ट पे, जो फ्रांस से छोड़ के पूरी दुनिया पे। वो कैसे कैसे उसका बेचारा नहीं, लेकिन कैसे कैसे नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, कैसे उसके बारे में सारा अगले एक वीडियो में बना देंगे, चैप्टर को खत्म कर देंगे अगले वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो को कैसी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस चीज़ को वीडियो में मैं लिखने में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, मैं दिमाग में चीज़ों को बिठाने की कोशिश करता हूँ कहानी के रूप में। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए जय हिंद।